Hello students, good morning to all of you. My name is Satyaveer Singh and I will teach you chemistry. In chemistry, we were discussing about Rasainik Balgati chapter, but now we have completed I think so many topics in this chapter. Okay, so we will continue our topics again. So there are one reaction very important. As you looking here, आभासी एकाणु का अभिक्रिया, ये इसे छद्म अभिक्रिया भी कहते हैं. ठीक है, इसे बोलते हैं हम आभासी एकाणु का अभिक्रिया. इसका दूसरा नाम है छद्म अभिक्रिया. तो ये क्या अभिक्रिया कहलाती है? तो वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनकी आणविकता, मैंने बताया था आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है. कैसे बताऊंगा मैं, ठीक है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं. जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर चढ़ाई गई घातों का योग जितना होता है उसकी कोटि कहलाती है ना. अगर किसी की आणविकता 2 है, 1 है, तो वो क्या होगी? एकाणु का अभिक्रिया. और एक क्या 2 है, द्वि का अणु का अभिक्रिया. 3 आणविकता तो त्रिक अणु अभिक्रिया. और बहुत सारी है, बहु माने बहुत सारी, तो उसे बोलेंगे बहु अणु अभिक्रिया. ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात पता लग गई होगी. इसी प्रकार कोटि के बारे में पढ़ेंगे. जिसकी कोटि 0 है उसे 0 कोटि की अभिक्रिया. जिसकी कोटि 1 है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया. और जिसकी कोटि 2 है द्वितीय कोटि की. ऐसी जिसकी कोटि 3 है तृतीय कोटि की. और मैंने आपको आणविकता में कोटि में एक अंतर बताया था, दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. जो हमारी आणविकता होती है, आणविकता ये हमेशा पूर्णांक में होती है. पूर्णांक का मतलब एक कंप्लीट नंबर में होगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऐसे नहीं होगी कि 4.6, मतलब पॉइंट भी नहीं होगी. ठीक है, लेकिन जहां कोटि की बात आती है तो कोटि क्या होती है? कोटि 0 भी हो सकती है और पॉइंट भी हो सकती है. पॉइंट वाइज नंबर को हम कहते हैं भिन्नात्मक. और पूर्णांक भी हो सकती है. ठीक है बच्चों, तो ये इसकी बातें हैं, है ना. तो हम एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता 2 लेकिन कोटि कितनी होती है? कोटि 1 होती है. तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आभासी एकाणु अभिक्रिया कहलाती है. एग्जाम्पल देखो इसका, एस्टर का जल अपघटन. बच्चों एक बात और सुन लो, आपको जो 12th और फर्स्ट क्लास होता है, 11th और 12th क्लास में आपको एक काम करना पड़ता है. आपको जो भी डेफिनेशन देनी होती है तो आपको उसका एग्जाम्पल जरूर देना होता है. वरना अगर आपने डेफिनेशन दे दी और उसका नीचे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, आपने बता दिया कि बे रासायनिक अभिक्रिया है जिनकी आणविकता 2 होती है, कोटि 1 होती है, बस क्या कहलाती है? आभासी एकाणु अभिक्रिया कहलाती है. लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा, नहीं बताया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, मतलब कि गलत नहीं होगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे. उसके दूसरी तरफ अगर आपने उसका एग्जाम्पल ठीक से लिख दिया, डेफिनेशन इतनी प्रॉपर नहीं लिखी गई, तो आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा मेन होता है. ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल. ठीक है बच्चों, तो ये इसका एग्जाम्पल है बे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता 2 तथा कोटि 1 होती है, आभासी एकाणु अभिक्रिया कहलाती है. क्लियर हो गया. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल कैसा है? एस्टर का जल अपघटन. तो जल अपघटन का मतलब है, अगर किसी भी चीज की इस मार्कर की अभिक्रिया अगर जल से करा दूं मैं, तो उसका जल अपघटन हो जाएगा. ठीक है, जल अपघटन. किसी भी यौगिक की अगर जल से रिएक्शन कराते हैं तो उसे कहते हैं जल अपघटन किया जाता है. ठीक है, अभिक्रिया करना जल से अपघटन कराता है. तो एस्टर क्या होता है? एस्टर फॉर्मूला होता है RCOOR. इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं, बताया था मैंने तुम्हें 11th क्लास में. 11th क्लास में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं, R
अब यहाँ पे मैंने इस आर की जगह रखा CH3 और ये C तो इसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और इस वाले आर की जगह रखा मैंने एथिल और ये जल से रिएक्शन कराई, तो ये क्या है, एथिल एसीटेट। लेकिन तुम इसे बोल सकते हो एस्टर, क्यों, क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप है, सभी एस्टर होते हैं लेकिन उनके नेम चेंज होते रहते हैं। बस आपको ये वाला पहचानना है कि C है ना। चलो इतनी बात पहचान ली मैंने, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने। इसका बेसिक नाम क्या होगा, ये तो हो गया एथिल, इसका उल्टा नाम लिखते हैं एथिल। और एक बात का ध्यान रख लो, CH3 ये CH3 और CO ये होता है एसीटेट, एसीटेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटेट। अगर तुमने लगा दिया यहाँ पे Na तो सोडियम एसीटेट हो गया, और लगा दे क्या यहाँ पे K तो पोटेशियम एसीटेट हो गया, लगा दिया यहाँ पे Ca, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसके ऊपर 1 माइनस होता है, तो इसलिए 2 से गुणा करें ताकि प्लस माइनस बैलेंस हो जाए। क्योंकि हमें आपको पता है कि किसी भी यौगिक में धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो एसीटेट के बारे में पता लग गया आपको। जल से करारी रिएक्शन ये बन गया, देखो कैसे, अगर मैं इसे H2 कैसे लिख दूं, HOH, कोई दिक्कत थोड़ी आपको। तो अब ये CH3C ये वाला H तो इसके साथ लग गया, और बचा ये CH2H5 और OH बचा। तो देखो CH3C यहाँ से H इसके साथ लग गया, और बाकी C2H5 OH यहाँ लग गया। तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, इसे हम कहते हैं सिरका भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या, वाइन, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसे वाइन भी कहते हैं, वाइन की स्पेलिंग WIN भी होती है, ये भी होती है, ठीक है। और इसको लिक्वार भी कहते हैं, लिक्वार, ठीक है बच्चों। अब अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसकी क्रियाविधि बताता हूँ बच्चों। क्रियाविधि क्या होती है, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको कितने पार्ट में हम तोड़ के बना सकते हैं, उसे क्रियाविधि कहते हैं। और क्रियाविधि मतलब क्रियाविधि के लिए आपको मैंने कक्षा 11 में बताई थी एक चीज, बंध विदलन, मतलब बॉन्ड फिशन। दो बॉन्ड फिशन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हेट्रोलिटिक फिशन और एक होता है होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन में क्या बनते थे, मुक्त मूलक बनते थे, जिसमें कि जो साजे के 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, जैसे कि मान लीजिए एक परमाणु ये वाला और एक ये वाला, तो इसने भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा। तो जब इनको विदलन, बंध विदलन का मतलब होता है जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2 एटम्स के बीच में, 2 परमाणु के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसको ब्रेक करना ही बंध विदलन कहलाता है, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड ब्रेकर, ओके। तो आपको पता है ना उसमें। तो मैं यहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि होमोलिटिक फिशन के द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं, क्योंकि उसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, वो उस पे चले जाते हैं जिनके होते हैं। लेकिन इसका उल्टा जो तुम्हारा हेट्रोलिटिक फिशन होता है, हेट्रोलिटिक विदलन, या ऐसे बोल दो विषम विदलन, तो इसमें क्या होता है कि दोनों परमाणु से किसी जो उनके बीच का साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि HCl है, इसके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं क्या करूं, होमोलिटिक पता होगा ना आपको, अगर इसे बॉन्ड फिशन करता हूं, ब्रेक करता हूं, तो जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसका इस पा जाएगा और प्लस इसका इस पा जाएगा, और ये बनते फ्री मतलब रेडिकल। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर मैं HCl को ले लूं, अब ब्रेक करूं किसके द्वारा, हेट्रोलिटिक के द्वारा। तो हेट्रो में क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो किसी एक पे जाता है, एक परमाणु पे जाता है। यानी कि मैं Cl पे ले लूं और दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गए, इस पर माइनस और इस पे क्या प्लस, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश। डेल्टा का मतलब होता है आंशिक, आंशिक का मतलब होता है ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, मतलब मिडिल। तो बस ये बन गया तुम्हारा H पॉजिटिव प्लस Cl 2 इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूं मैं, तो इसकी क्रियाविधि बताता हूँ। तो क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म। और बच्चे केमिस्ट्री में क्रियाविधि हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में, जब ये फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ेंगे वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो जैसे एस्टर की रिएक्शन मैंने डायरेक्ट लिखी है
क्या लिखी थी एस्टर रिएक्शन, ये वाली लिखी थी मैंने, CH3 C00 C2H5 प्लस इसकी रिएक्शन HOH लिख दो या H2O लिख दो, क्या बनाता है यहाँ पे CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो इसकी क्रियाविधि बताता हूं। तो क्रियाविधि क्या, देखो कितनी आसान है क्रियाविधि। पहले इन दोनों जो अभिकारक, एक तो अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है, दो अभिकारक है, इसलिए इसकी आणविकता कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 अणु है। ठीक है, कोटि कितनी है, इसके पास कितना 1 है, इसके पास कितना 1 है, लेकिन जो वेग है वो इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जल के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने के लिए, इसलिए इसकी आणविकता क्या होती है, 2 होती है, और कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ, किसके द्वारा, कौन सा विदलन के द्वारा, हेट्रोलिटिक विदलन के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब मैं यह कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं विषम विदलन, हिंदी में लिख देता हूं विषम विदलन का मतलब वही हेट्रो वाला, जिसमें क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, मुक्त आयन बनते हैं, जबकि होमोलिटिक विदलन में मुक्त मूलक बनते हैं। हमें मुक्त मूलक का ज्यादा नहीं लेना, हमें मुक्त मतलब कि आयन से मतलब है। तो देखो इसको जब ब्रेक करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड लगा लेता हूँ सिंगल, तो क्या होगा देखो CH3 COO और ये 2 माइनस आ जाएंगे इसके ऊपर, और प्लस C2H5, और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि मैंने ये विदलन इस जरूर कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो तुम्हारा ये विदलन हुआ, ठीक है बच्चों, तो इस विदलन में क्या होता है, इसको दोबारा से ले लेते हैं यहाँ पे हम, जो विदलन करा हमने, तो क्या बना यहाँ पे CH3 COO माइनस, दोनों ये हो इलेक्ट्रॉन, और ये C2H5, और यहाँ प्लस। अब ये जो रिएक्शन होती है बड़ी स्लो होती है, पहली वाली रिएक्शन, जो पहला स्टेप है पद, और ये होती है फास्ट। कैसा फास्ट होती है, क्योंकि इसकी रिएक्शन हम जल से कराते हैं, HOH से, और HOH पे इस पे क्या होता है प्लस, इस पे क्या होता है माइनस। ठीक है, जब माइनस होता है इस पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, HOH, क्योंकि इसने त्याग दिया, उसको दे दिया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला वो प्लस वाला से रिएक्शन करता है, और जो प्लस वाला वो नेगेटिव वाला से करता है। तो प्लस वाला क्या है, ये रहा, तो इसको प्रोटॉनों की कमी है, यहां से मिल जाएंगे ऐसे ये। चलो देखो, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग के जब तो प्लस आया इस पे, और इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि इसने ग्रहण करे जब तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस पे। तो यानी कि सिंपल सी बात है, आप वैसे याद कर लीजिए कि प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से, तो क्या बनेगा देखो ऐसे CH3 COOH, क्योंकि ये प्लस वाला यहाँ आ गया। अब बचा क्या, ये वाला और ये वाला, प्लस C2H5OH। तो ये जैसे मैंने लिख दी डायरेक्ट, वो ये आगे नहीं आगे देखो नीचे वाले, तो इसकी क्रियाविधि होगी। ठीक है, और ये फास्ट रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा, क्या होती है बच्चे, फास्ट होती है। चलो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, आपके नोट्स में इसको एक बार आप विजिट करेंगे और आप इसको समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं सक्रिय, क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह ऊर्जा जो किसी अभिकारक के द्वारा मध्यवर्ती यौगिक से रिएक्शन करके उत्पाद बना लेती है। यानी कि सिंपल बता दो आप कि सक्रियण ऊर्जा से कहते हैं जिसके द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। वो क्या करती है ऊर्जा वाली, जो अभिकारक है और मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब ये हो गया कि मान लो A B C ये 3 एटम है, तो पहले क्या बनेगा, A को B को मिला क्या बना C। ठीक है बच्चों, अब ये जो C है ये मिडिल हो गया। अब इसके द्वारा कुछ और बनाना, मान लो पहले A को B को मिला के C बना, अब C को प्लस D को मिला के मतलब क्या बनना E।
तो सी क्या है, सी को और डी को मिला के बनेगा ई। तो ये जो है ना ये सी, ये मध्यवर्ती हुआ, मतलब बीच का, क्योंकि पहले ये इससे ये बना फिर इससे ये, तो ये मिडिल हो गया, मध्यवर्ती बोलेंगे इसे। तो जब किसी अभिकारक की मध्यवर्ती से रिएक्शन होती है और अभिक्रिया पूरी हो जाती है, उसे कहते हैं हम उस ऊर्जा को जिसके द्वारा ये क्रिया हुई उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई फॉर एनर्जी और ए फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी मात्रा क्या होगा, वही होगा जूल इसका भी। तो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के सिद्धांत, मतलब इसका मान निकालने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है आरेनियस। आरेनियस 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 एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपना, जिसे कहते हैं हम आरेनियस सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप के द्वारा, किसके द्वारा बताया इन्होंने अपनी बात, इन्होंने ताप के ऊपर बताई बच्चों, ताप के ऊपर। यह सिद्धांत अभिक्रिया में ताप की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। मतलब किसी अभिक्रिया में ताप की अवधारणा को शो करता है। किसी अभिक्रिया में ताप की अवधारणा को बताता है। ताप की अवधारणा को बताता है, किसी अभिक्रिया में ताप की अवधारणा को बताता है। तो ताप बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। जो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो किसने बताया था सिद्धांत निकालने का, आरेनियस जी ने बताया था, जिसे आरेनियस का सिद्धांत कहते हैं। आरेनियस ने फुल कॉन्सेंट्रेट किया किसी अभिक्रिया में ताप की अवधारणा को बताने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को यूज किया, ठीक है इन्होंने। अब इन्होंने बताया है कि कुछ वो होते हैं, इसमें कुछ पार्ट होते हैं। नंबर 1 कुछ प्रॉपर्टी बताऊं देखो इनकी, आरेनियस की। इन्होंने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय अणु और अक्रिय अणु भाग लेते हैं, दोनों। सक्रिय भी लेते हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है, सक्रिय मतलब एकदम से जो अभिक्रिया कर लेते हैं। सक्रिय अणु भी भाग लेते हैं, अक्रिय अणु भी भाग लेते हैं। लेकिन सक्रिय अणु जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, अक्रिय अणु नहीं कर पाते जल्दी से कोई भी रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो इसके संबंध में ये बताया इन्होंने कि जब वो रिएक्शन नहीं कर पाते, सक्रिय तो कर लेते हैं। और जो अक्रिय अणु है, मान लो एयर भी सक्रिय है, चलो रिएक्शन होगी जो भी हुई। अगर मान लो C+D है, ये क्या अक्रिय है, तो दोनों, तो इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप। तो ताप बढ़ाना पड़ेगा, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन बन जाएगी। तो इनका कहना यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय अणु और अक्रिय अणु दोनों भाग लेते हैं। सक्रिय वे होते हैं जो जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये अक्रिय के होते हैं जो इनएक्टिवेट रहते हैं, ये जल्दी से एक्टिवेट नहीं होते जब तक कि ताप न बढ़ा दिया जाए। और ताप की अवधारणा के अनुसार ये आरेनियस का सिद्धांत बना, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, आरेनियस का सिद्धांत कहते हैं। अब मान लीजिए C और D है, ये अक्रिय थे, तो C और D को मैंने C+D एक बर्तन है, क्योंकि आप C को मिला लो और D को मिला लो। जब इसे गर्म करोगे, नीचे से हीट करोगे, तो इनके जो बॉन्ड होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में बर्तन की दीवारों से टकराएंगे। जब टकराएंगे, क्योंकि जब गर्म होंगे तो बर्तन की दीवार टकरा के और इनकी रिएक्शन बननी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ताप के ऊपर डिपेंड है। तो सिंपल सी बात है, अगर ताप की बात कर रहा है आरेनियस, तो ताप का मान भी निकलेगा इससे। और ताप क्या होता है, तापमान मतलब टेम्परेचर। और ताप होता क्या बेसिकली, जो ये बताता है कि किसी रासायनिक, मतलब सॉरी ताप ये बताता है बेसिकली कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन का जो मतलब कि एहसास कराता है, उसे हम कहते हैं ताप कहते हैं। इसके बारे में आप पहले से परिचित हैं, तो मैं आपको जो आरेनियस का सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो जो आरेनियस का सिद्धांत है, इसके द्वारा क्या निकालेंगे हम, ताप में और सक्रिय ऊर्जा में रिलेशन निकालेंगे।
किसमें, ताप में और सक्रिय ऊर्जा में। तो ताप में और सक्रिय ऊर्जा में जो तापमान है, ये ताप, ये मान लो T1, ये टेम्परेचर, और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, ई है, एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जब ये इक्वेशन आर्यनियस ने बनाई है तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, आर्यनियस समीकरण इक्वेशन। तो इन्होंने बताया कि भाई इसमें जो वेग स्थिरांक होता है के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस E/RT, ये बच्चों फॉर्मूला होता है इसका। आपको ये वाली बात याद करनी पड़ेगी, इन्होंने सिद्धांत दिया था अपने तरफ से, ठीक है। ये सिद्धांत दिया था किसने, आर्यनियस ने, आर्यनियस। बस आपको ये लाइन याद कर लेनी है, और ये आर्यनियस समीकरण अब इसे प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं आगे से, जिसमें हमें एक मेथड सही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, टेकिंग लोग। अब मैं सीधा सीधा जो आर्यनियस समीकरण है इसको प्रूफ करने जा रहा हूं बच्चों। ये मेरा मोटिव है, ठीक है, प्रूफ करना इसे, ताकि हम इस समीकरण के द्वारा भी जो कुछ सवाल आए, और सवाल होंगे किसके ऊपर, जो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा और तापमान है। क्योंकि आर्यनियस जी ने यही बताया, ताप के ऊपर और सक्रिय ऊर्जा के बीच में रिलेशन बताया है, जिससे कि हम भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो उनमें ताप में और सक्रिय ऊर्जा में जो भी चेंजमेंट वगैरह आएगा वो हम इस समीकरण से निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता लग गया कि ताप की बात की गई है और सक्रिय ऊर्जा की बात की गई है, तो आर्यनियस का समीकरण है, और ये जो आर्यनियस का समीकरण है वो आर्यनियस के सिद्धांत के द्वारा ही निकाला गया, ठीक है। तो टेकिंग लोग, अब देखो, अब ठीक से समझते रहना। देखो, टेकिंग लोग बोथ साइड, मतलब दोनों ओर हम लोग ले रहे बच्चों, ठीक है। तो जो मैथ के बच्चे हैं वो तो खैर समझ जाएंगे, और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे थोड़े से इसमें नर्वस हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना, ठीक है। उनको कोई परेशानी नहीं होती, चाहे उनके हिसाब से मैथ हो या बायोलॉजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, ठीक है। बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मैथ पे डिपेंडेड है, ठीक है। हमारे ये क्यों हम पढ़ते पीसीएम, क्योंकि ये तीनों जो ना इंटरचेंजेबल है, इनका जो आपस में रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी भागा तो ये खत्म गए, ठीक है। अब देखो, मैंने एक बात बताओ, देखो यहाँ पे थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जो गुणा में लिखे होते हैं बच्चों, उनको प्लस में लिख देता लोग, यानी कि log m प्लस log n। तो मैं एक पद तो मान रहा हूँ इससे, और एक पद ही पूरा मान रहा हूँ, क्योंकि एक ही तो है, पावर में तो लगा हुआ है। तो log m गुणा n, तो इसको क्या कर देंगे, log m प्लस log e⁻⁻�RT। अब ये तो ऐसे लिखा रहेगा भाई साहब, ठीक है, log a प्लस, अभी जो पावर होती है log में, वो क्या होती है, वो शुरू में आ जाती है। कैसा आ जाती है, इसकी बात बताने वाला हूं, देखो मैं तुम्हें। तो यहाँ क्या होगा, log, सॉरी, इसको पहले धर लिया हो, जब ये धरा आएगा तो माइनस सहित आएगा, तो E/A कितना, RT, और log, ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि ये माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि जो पावर होती है log में, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, log m की पावर n। तो जो पावर होती है वो क्या होती है, गुणा में आ जाती है, लोग भेज देता है उसे गुणा में, कि भाई जा गुणा में जा, ठीक है। E log, और ये कितना E, ये तो बचा। अब देखो बच्चों, जहां पे कुछ बेस नहीं होता वहां बेस क्या होता है, वहां बेस होता क्या है, वहां बेस होता है E। तो यहाँ भी E लगा लो, और यहाँ भी E लगा लो, और ये तो ऑलरेडी है E, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, ए है, ए log E है, हाँ यहाँ पे E आएगा, चलो लगा दे सब में। और log E का मान कितना होता है बच्चों, log E का मान होता है 1 होता है। तो इसकी जगह तो मैं पुट कर देता हूँ आसानी से, ठीक है। आपको ये समझ में आ रही होगी बात, तो मैं इसकी जगह रख देता हूँ, ठीक है, मैं सही कर रहा हूं। देखो, log k बेस E इक्वल टू log a बेस E और माइनस E/RT। बच्चों, इसकी वैल्यू याद कर लो, log E का मान खाली क्या होता है, 1 होता है, मैंने लिख दिया। तो गुणा में अगर यहाँ लिखूंगा 1,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं लूंगा। बस आपको पहली लाइन याद करनी है, उसके बाद आपको लोग लेना है और जैसे मैं कर रहा हूं बस करते जाना है, क्योंकि आरएनएस की समीकरण प्रूफ करने के लिए आ जाती है। ठीक है, बस मैं लास्ट वाला ये लाइन लूंगा और मैं इससे प्रूफ कर दूंगा। देखो, तो जो ये log k बेस e है बराबर log a बेस e और माइनस e a अपॉन आर टी। ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं ना। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे ऐसे, क्योंकि मैं इनको लिख रहा हूं एक कई बार। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास log e, मतलब कि x लिख दो यहाँ पे और यहाँ e। अगर तुम इस e का अगर 10 बनाना चाह रहे हो 10, तो जैसे मैंने तुम्हें प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए e को 10 में चेंज किया था, बेस e हटा के 10 लगाना था मुझे, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, इसको याद कर लो 2.303 और इंटू log x बेस 10। बाकी सब कुछ रहेगा, बस ये e की जगह 10 आ जाएगा, e की जगह 10, और जब 10 लगाते तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी याद करें, तो इस e को भगाना मुझे और यहाँ पर 10 लगाना, तो क्या करूंगा 2.303 और फिर बस सेम लिख दूंगा आराम से, इक्वल टू, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई होगी किससे 2.303, और ये भी हो जाएगा क्या, इसे थोड़ा बहुत ठीक से लिख देता हूँ ऊपर ही आर टी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए और बेस के बन जाएगा पर 10, ध्यान रखना, और माइनस ये ऐसे चल रहा ई है सफिक्स में ए और आर टी। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 2.303 से दोनों तरफ भाग कर देता हूं, किससे 2.303 से भाग कर रहा हूं दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, जब यहां तुम भाग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगी ये 2.303, भाग कर दिया मैंने ऐसे। आपको लिखना है यहाँ पे हिंदी में कि 2.303 से दोनों भाग करने पर, तो इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे log k बेस 10 इक्वल टू कितना, ये पूरा कट जाएगा, इससे क्या बचेगा यहाँ पे log a बेस 10 और माइनस e, इसे ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसे लिखते हैं e a अपॉन 2.303 और ये आर टी। ठीक है, अब ये हमारी आरएनएस का फॉर्म आ गया, लेकिन इसकी दो कंडीशन लेंगे हम। क्या आ गई, वैसे यहां ही रोक सकते हो तुम इसे, लेकिन यहां रुकेगी नहीं है, क्योंकि दो स्टेट लेते हैं इसके। अब ये यहां से हम दो कंडीशन मिलेंगे पहली अभिक्रिया के लिए, पहली अभिक्रिया के लिए, पहली समीकरण के लिए क्या हुआ, देखो पहली कंडीशन में लेंगे हम, तो क्या यहाँ पे log पहले अभिक्रिया है तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा K1 होगा, बेस 10 ही है, बराबर यहाँ क्या होगा log a और बेस 10 इसका ऐसे रहने दो माइनस ई ए और अपॉन कितना 2.303, आर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम होती है, और ये तापमान कितना हो सभी गिरेगा T1। अब दूसरी को ले लो, दूसरी में क्या होगा वेग स्थिरांक K2 होगा, बेस 10 है, इस पर चेंज नहीं हो क्योंकि अभी कारक हम वो ले रहे हैं a बेस 10 और माइनस ई ए और E1 क्या हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है हम ठीक कर रहे हैं बच्चों। तो 2.303 और ये आर जो ना कांस्टेंट है, आर गैस नियतांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और जो फिक्स होती है कांस्टेंट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये T2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको दोनों को लेस कर दो आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, तो मैं घटा रहा हूं, देखो ऐसे घटाओ, तो यहाँ माइनस करा मैंने, यहाँ माइनस करा, और ये क्या माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा दोनों टर्म क्या चेंज है, K1 है K2 नहीं कटेंगे, तो पहले इसको लिख दो log K1 बेस 10 माइनस log K2 बेस 10 इक्वल टू, ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ये पॉजिटिव का है निगेटिव का। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, तो पहले किसको लिखते हैं प्लस वाले को, तो लिख दो पहले प्लस वाले को, ई अपॉन कितना 2.303 आर T2 और माइनस ई ए अपॉन कितना 2.303 और आर T1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मुझे फेस करना पड़ेगा ऐसे, आसान है ये, मैं इसको लॉन्ग मेथड से कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है।
आपको केवल स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है कि log m माइनस log n, तो उसे कैसे लिख देते हैं हम, log m m बटे n कर देते हैं, माइनस वाले को जो प्लस में जो गुणा में होता है उसे प्लस करते हैं, और जो उसमें लिखता तो इसको लिखेंगे हम 10 और k1 अपॉन कितना k2। देखो बेस तो 10 ही है, और ये माइनस में लिखा होता है log m माइनस log n होता है log m बटे n, m की जगह क्या k1 है और n की जगह क्या k2 है। ठीक है, चलो आगे, ये क्या आ रहा है इससे, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाल रहे हैं इससे, और नीचे भी क्या है 2.303 और ये भी कॉमन आ रहा है, r क्या बचा अंदर 1/t2, और यहाँ क्या बचा 1/t1। ठीक है, तो यहां से मैंने करा log k1/k2, ये रपड़ा आ गया, ये बेस 10 चल रहा। ठीक है, e a अपॉन कितना 2.303, और यहां से इसका एलसीएम ले लो आप, तो t1 t2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, t1 माइनस t2। बस यही आपको करना था। और जहां पे क्या वेयर k1 क्या है, पहली अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, पहली अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, k2 क्या दूसरी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, t1 क्या पहली अभिक्रिया का तापमान, और ये क्या दूसरा तापमान। ठीक है, तो ऐसे जो भी सवाल दिया जाएगा और निकाल लेंगे। बच्चों एक बात और समझ लो, यहाँ पे लोग वैल्यू निकालना आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो आप उसके बारे में सर्च कर लेंगे, अगर नहीं आता आपसे निकालना तो मुझे बता देंगे। और ये जो तुम्हारी इक्वेशन है ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, और जैसे मैंने प्रूफ किया, जैसे बताया इसके बारे में कि जो RNES है वो एक्टिवेशन एनर्जी और तापमान के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सक्रिय क्रियाणु भाग लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन वो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दी, प्रूफ कर दिया सर, इसके मैं सवाल बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक है उत्प्रेरक क्या होता है, मैं इसे उत्प्रेरक को क्लियर कर देता हूं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालाइसिस होता है, कैटालाइसिस, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक बे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक बे रासायनिक पदार्थ, क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे तो रसायन तो होंगे, केमिकल मतलब केमिकल रसायन। तो उत्प्रेरक बे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, लेकिन अपना आप खुद क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो एक बार और बता देता हूं, उत्प्रेरक बे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, स्पीड को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद अपना आप क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उनका कोई भी अंश भाग नहीं यूज होता है रासायनिक अभिक्रिया में। मैंने बताया था आपको उत्प्रेरक बेसिकली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मुझे क्या घटाते या बढ़ाते हैं। तो जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक। और जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, और एक बात सुन लो, जब भी तुम किसी की डेफिनेशन बताओगे जैसे उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में संबंध क्या है, उत्प्रेरण ये कैटालाइटिक होता है, ये कैटालाइसिस होता है, कैटालाइसिस, कैटालाइसिस होता है। तो कैटालाइसिस में और कैटालाइटिक में क्या अंतर है, मतलब हिंदी में उत्प्रेरक और ये उत्प्रेरण में क्या संबंध है। तो मैं बता देता हूं आपको, उत्प्रेरक क्या होते हैं, बे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन खुद अपना आप अपरिवर्तित रहते हैं, बाद में ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो थे। ठीक है, और यह घटना कहलाती है, बस यह घटना क्या करके आप कह दोगे कि यह घटना कहलाती है उत्प्रेरण, बस यह घटना बोलना आपको। जैसे अब इसकी परिभाषा बताता हूं, जो धनात्मक उत्प्रेरक है, तो वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और यह निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो वे रासायनिक उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
और ये घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। बस यह घटना कह के इसका नाम बोल देना उत्प्रेरण का, ठीक है। तो ये अंतर होता है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको एक। तो क्या एग्जाम्पल होता है देखो इसका, जो 2KClO3 है, 2KClO3, अब 2KClO3 ये बड़ी मुश्किल से बन रही थी, इसे बनने में बहुत टाइम लग रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, तो जो तीव्र अभिक्रिया मतलब फास्ट रिएक्शंस, तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो जिन्हें पूरा होने के लिए मिनट और सेकंड लगती हैं, पल भर में हो जाती हैं, वो होती है फास्ट रिएक्शन। और बेरासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने के लिए घंटे, दिन, महीने या साल तक लग जाते हैं, तो बे अभिक्रिया क्या होती है, स्लो, मंद अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन मंद हो रही है, क्या हो रही है, मंद, मतलब ये क्या, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब इससे रिएक्शन होने पर ये बड़ा टाइम लग रहा है इसे, ये बनने में, ये हो गया अभिकारा कर, इससे ये बन रहा है दो पदार्थ, अब उत्पाद। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या रखा मैंने, MnO2, ये उत्प्रेरक है। जैसे ये उत्प्रेरक इसके साथ मिलाया, पता क्या हुआ, होता ऐसा है कि मान लीजिए ए और बी है, ए पदार्थ बी से बहुत मुश्किल से रिएक्शन कर रहा है और बड़ी मुश्किल से सी बन रहा है, लेकिन देने बन रहा है। लेकिन जैसे मैं कोई एक अन्य पदार्थ मिला दूं इसके साथ, ए और बी के साथ, क्या मिला दूं, पी मिला दूं, पी कुछ भी हो सकता है, तो ये उत्प्रेरक है। और इस उत्प्रेरक ने इसके अभिक्रिया फटाक से करा दी, यानी कि ए और बी को एकदम से करा दिया, मतलब इनके आपस में एकदम से रिएक्शन करा दी और फटाफट सी बन रहा है, तो ये पी क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है। क्यों, क्योंकि इन्हें ए और बी की रिएक्शन फास्ट करा दी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट टू से मी, then please you can say, okay, I highly recommend you that you can complete your syllabus as soon as possible. Okay, doesn't matter you are watching to me, firstly watch to me, then your base will clear, then you can watch many videos on the YouTube, and but the matter is that you can study very strong of you, so that you can get good numbers in the board examination. Okay, but I am trying my best here. Okay, so you can, actually I don't have proper gadgets, laptop, etc, because before some time there was a laptop of me, but that laptop has gone wrong. So nowadays I am shooting the videos by the help of mobile, so you have to some patience, because I'm clearing your topics matter. But if you want to clear your topic again to again, then you can watch, after watching my videos, then you can clear your topics on the YouTube, and they teach you by the animation, you know, animation मतलब चित्र बना के अच्छे वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लियर योर टॉपिक, देन यू कैन वॉच द रिलेटेड वीडियोस। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग वीडियोस, बिकॉज I also watch when I study, because there are so many topics in physics, chemistry, as you know very well, in the mathematics also, so I have to clear also. So this is not our motto, is that we have to strong our potential, our knowledge. Okay, doesn't matter from where we are getting the knowledge, so it's a not big deal. Okay, in my opinion it's not big deal. So thank you for watching, and okay, Jai Hind.